नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हिंदी टीजीटी का एक मॉडल पेपर हल करने जा रहे हैं, जो कि अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी या फिर EMRS बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट से आपके एग्ज़ाम में 8-10 सवाल फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने पुरानी वीडियोस को देखा होगा, उसके कंटेंट को देखा होगा। इस चैनल पे आपको बहुत ढेर सारी हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियोस प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साथियों, आज की वीडियो में हम लोग 40 से 50 सवाल सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि जो भी अगर रिपीट होता है कोई सवाल तो आपका सवाल गलत ना हो। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी आपके साथी हिंदी साहित्य से संबंधित और हिंदी विषय से संबंधित किसी भी राज्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर स्प्रेड कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? देहाती दुनिया के रचनाकार कौन हैं? ये प्रमुख रचना है किसकी, उसे हम लोग आज देखते हैं। तो देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव पूजन सहाय और बलभद्र दीक्षित पढ़ेस। तो इनमें से आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा तीसरा, शिव पूजन सहाय। क्या होगा दोस्तों? शिव पूजन सहाय, जो कि हिंदी साहित्य में इन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है देहाती दुनिया। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? शिव पूजन सहाय है। शिव पूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात हैं। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आप इसे याद रखेंगे कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे शिव पूजन सहाय को। ठीक है दोस्तों, इनके प्रमुख रचना का नाम देहाती दुनिया है, जो आपके सवाल में पूछा गया। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। गेहूं और गुलाब मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार परीक्षाओं में आया है। ये गेहूं और गुलाब की रचना किस विधा की रचना है और ये किसकी रचना है, दोनों हम लोग देखेंगे। गेहूं और गुलाब कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या इनमें से कुछ नहीं है? तो आप बताएंगे कि ये जो कहानी, उपन्यास या नाटक, ये राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई गेहूं और गुलाब क्या है? ये एक प्रकार का संस्मरणात्मक रेखाचित्र हैं। संस्मरणात्मक रेखाचित्र हैं जो कि क्या, गेहूं और गुलाब। ना तो ये कहानी है, ना ही ये नाटक है और ना ही ये उपन्यास है। ठीक है, तो ये क्या है? ये संस्मरणात्मक रेखाचित्र के रूप में लिखा गया है राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। क्या चीज़? गेहूं और गुलाब। तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। साथियों, हमारे सामने तीसरा सवाल है, आवारा मसीहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? आवारा मसीहा एक उपन्यास है, लेकिन किसकी जीवनी पर लिखा गया? तो प्रेमचंद की, बंकिम चंद, रविंद्रनाथ ठाकुर या शरत चंद? तो इसका जवाब हो जाएगा कि आवारा मसीहा जिसके ऊपर लिखा गया है वो हैं शरत चंद। क्या हैं? शरत चंद। शरत चंद की इस जीवनी को किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर। अगर कोई आपसे पूछे या आपके एग्जाम में आ जाए कि आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखा गया है, तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया। किसके ऊपर लिखा गया है? किसके ऊपर की जीवनी है? ये शरत चंद जी की जीवनी है। ठीक है दोस्तों, और कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी है किसके ऊपर? प्रेमचंद पर आधारित है कलम का सिपाही। ये दोनों आप याद रखेंगे क्योंकि ऐसे सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी और भी हम लोग आगे सवालों को सॉल्व करते हैं। तब तक आप इसे शेयर कर दीजिए। अगला सवाल है हमारा, मेरी जीवन यात्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरी जीवन यात्रा, आपके नज़र में आते ही यात्रा शब्द से आपने तुरंत पहचान लिया होगा। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन या इनमें से कोई नहीं? तो आपने देखा कि मेरी जीवन यात्रा, जिन्हें हम घुमक्कड़ जीवन जिन्होंने व्यतीत किया था, घूमने पर ज़्यादा ध्यान दिया था, वो थे कौन? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा
की आत्मकथा है जिसका नाम है मेरी जीवन यात्रा। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग अगला सवाल देख रहे हैं दोस्तों, आधा गांव। आधा गांव एक रचना है, इसके लेखक कौन है? तो आधा गांव रचना के लेखक हैं राही मासूम रजा। कौन है? राही मासूम रजा, जो कि आधा गांव की रचना के क्या हैं? लेखक हैं। यह एक आंचलिक उपन्यास है। राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया उपन्यास आधा गांव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, हिंदी के शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन हैं? तो हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन हैं? तो श्री राम शर्मा है। शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन हैं? श्री राम शर्मा हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी साहित्य के अप्रतिम लेखक भी हैं तथा जगमोहन सिंह प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इनका प्रमुख उपन्यास श्यामा स्वप्न याद रखेंगे। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? ये अभी जो आपका EMRS का एग्ज़ाम हुआ है PGT का हिंदी विषय का, उसमें ये सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि कौन नहीं हैं? इनमें से कौन नहीं है? प्रभाकर माचवे हैं, नेमीचंद जैन भी हैं, भरत भूषण अग्रवाल भी हैं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर, ये रामधारी सिंह दिनकर इसका जवाब हो जाएगा। जो अज्ञेय जी के द्वारा 1943 में तार सप्तक आया था, उसमें रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम नहीं है, उसके वो कवि नहीं हैं। इसके बाद हम लोग अगली रचना देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जो है एक बूंद सहसा उछली। क्या? एक बूंद सहसा उछली की रचना किस विधा की है? कौन सी विधा है ये? तो ये विधा हो जाएगी आपकी संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी या यात्रावृत्त। तो एक बूंद सहसा उजली यात्रावृत्त है। क्या है? यात्रावृत्त है। किसकी है ये? अज्ञेय जी के द्वारा है। किसके द्वारा लिखी गई है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। एक बूंद सहसा उछली रचना यात्रावृत्त है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, चारू चंद्रलेख। चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार कौन हैं? उपन्यास है एक चारू चंद्रलेख, इसके उपन्यासकार कौन हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने और भी तमाम सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें पुनर्रवा, अमान दास का पोथा और बाण भट्ट की आत्मकथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप याद रखेंगे चारू चंद्रलेख के उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं साथियों, जो है गली आगे मुड़ती है। ये एक रचना है, गली आगे मुड़ती है एक उपन्यास है। किसका उपन्यास है ये? तो ये शिव प्रसाद सिंह का है। किसका है दोस्तों? शिव प्रसाद सिंह का है। गली आगे मुड़ती है क्या है शिव प्रसाद सिंह का? तो शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है गली आगे मुड़ती है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास है, इसे आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में, अगर आप EMRS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। और जो भी एग्ज़ाम आने वाले टाइम में बिहार शिक्षक भर्ती या DSSB की TGT PGT, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, वहाँ से ये सवाल ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। हम लोग अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए हम लोग 11वां नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल है, पृथ्वीराज की आँखें। पृथ्वीराज की आँखें क्या है? एक नाटक है। क्या है? पृथ्वीराज की आँखें नाटक शीर्षक के रचयिता कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं इसके रचयिता कौन हैं। उदय शंकर भट्ट नहीं, लक्ष्मी नारायण मिश्र भी नहीं हैं, सेठ गोविंद दास भी नहीं हैं, लेकिन राम कुमार वर्मा कौन है? पृथ्वीराज की आँखें इस नाटक के रचयिता हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप याद रख सकते हैं। राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखा गया नाटक पृथ्वीराज की आँखें इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला सवाल है दोस्तों, कुआनो नदी। कुआनो नदी कविता संग्रह के लेखक कौन है? कुआनो नदी कविता संग्रह है एक, इसके लेखक है आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है दोस्तों? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुआनो नदी कविता संग्रह
के कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अन्य रचनाएं भी हैं, काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग आदि रचनाएं किसकी है? सर्वेश्वर दयाल शर्मा की है। याद रखेंगे, आपके सभी परीक्षाओं में ये सवाल इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 13 नंबर, आत्महत्या के विरुद्ध कविता। आत्महत्या के विरुद्ध एक कविता है, इस कविता के संकलन के कवि कौन हैं? इस कविता को किसने लिखा है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं, धर्मवीर भारती भी नहीं, मुक्ति बोध भी नहीं, लेकिन रघुवीर सहाय जी की बात करें तो रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया प्रमुख कविता है, कविता संकलन है जो आत्महत्या के विरुद्ध नाम है। कौन है इसके कवि? तो रघुवीर सहाय हैं। रघुवीर सहाय आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इसे याद रखेंगे। ठीक है साथियों, आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर सवाल है आपके सामने, धर्मयुग क्या है दोस्तों? धर्मयुग पत्रिका। धर्मयुग जो मैगजीन थी, जो पत्रिका थी, उसके यशस्वी संपादक कौन थे? तो धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे रघुवीर सहाय नहीं, राजेंद्र राघव भी नहीं हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी नहीं हैं, बल्कि कौन हैं? धर्मवीर भारती हैं। ये याद रखेंगे आप, धर्मवीर भारती धर्मयुग पत्रिका के संपादक थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों? धर्मवीर भारती थे। धर्मयुग नाम भी है, धर्मवीर भारती नाम है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अंधा युग। धर्मयुग के साथ साथ अंधा युग, सात गीत, सूरज का सातवां घोड़ा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आपको चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होंगी, आपको जो कंटेंट यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जा रहा है ये आपके काम का है, आपकी सभी परीक्षाओं में आ सकता है। जैसे कि विशेष रूप से ये 23 दिसंबर 2023 के लिए जो EMRS का एग्ज़ाम होने वाला है TGT का, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हो, किसी भी राज्य के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी से सवाल आएगा, हिंदी साहित्य का सवाल, तो यही सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होंगी। आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा और आपने चैनल को भी क्या सब्सक्राइब कर लिया होगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 15 नंबर, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन हैं? ये मार्क्सवादी समीक्षा के शिखर पुरुष कहलाए जाते हैं, जिनका नाम है रामविलास शर्मा। क्या नाम है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा के लेखक रामविलास शर्मा हैं। याद रखिएगा, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, श्री लाल शुक्ल की रचना कौन सी है इनमें से? ये आपको बताना है, श्री लाल शुक्ल की रचना कौन सी है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, आषाढ़ का एक दिन, ये राग दरबारी 2, सारा आकाश 3 और चौथा है कटरा बी आरजू 4। तो जैसा कि आपको पता है कि श्री लाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। क्या है? राग दरबारी श्री लाल शुक्ल जी की क्या है? एक महत्वपूर्ण रचना है। सवालों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम लोग पहुँचे हैं सवाल नंबर 17 पे। सवाल नंबर 17 आपका हिंदी ग्रामर का है, हिंदी व्याकरण का है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि सवाल तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। स्वार्थ, स्वार्थ का विलोम क्या होगा? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही आसान है। स्वार्थ का परमार्थ होगा। क्या होगा दोस्तों? स्वार्थ का होता है परमार्थ। स्वार्थ मतलब खुद का भला, परमार्थ मतलब दूसरे का भला। स्वार्थ का विपरीत क्या हो जाएगा? परमार्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। एक महत्वपूर्ण ग्रामर का सवाल आ गया, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये उदाहरण किस अलंकार का है? तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो पाए बौराए जग, जो खाए बौराए। तो ये पूरा का पूरा क्या है? यहाँ पे कनक 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, इस वजह से ये कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में यमक अलंकार पाया जाता है, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उनका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हम लोग फिर से देखते हैं एक बार, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे हम लोग चलते हैं।
हमारे पास 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द शुद्ध है? पूजनीय गलत हो जाएगा, उज्जल नहीं होता है, गलत हो जाएगा, ज्योत्सना ऐसे नहीं लिखा जाता है, गलत हो जाएगा, लेकिन आपका परिपार्श्विक क्या है? सही लिखा हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता, ज्योत्सना में आधा रहता है या ता और आधा सा रहता है। पूजनीय भी गलत है क्योंकि बड़ी ई की मात्रा लगता है, उज्ज्वल में वाह होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाते हैं और आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो परिपार्श्विक सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। ध्वन्यालोक क्या है? ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट ध्वनि तत्व से संबंधित ग्रंथ होता है। ठीक है दोस्तों, इसको सबसे पहले आनंद वर्धन ने में मिलता है क्या? ध्वन्यालोक। अगला सवाल देखेंगे 21 नंबर सवाल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग परीक्षाओं में। क्या है सवाल? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो किस विषय के बारे में 351 अनुच्छेद में लिखा गया है? संघ की राजभाषा नहीं, उच्चतम न्यायालय की भाषा गलत है, पत्राचार की भाषा गलत है, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित जो निर्देश दिए गए हैं वो सभी अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में हिंदी विषय पर ज़्यादा फोकस किया गया है, कितने अनुच्छेदों पर बात की गई है हिंदी भाषा के बारे में, तो आप सबको पता होनी चाहिए। कुल 11 अनुच्छेद हैं जिस पर हिंदी भाषा के विषय में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो 11 अनुच्छेद टोटल इसमें एक होते हैं। पहला अनुच्छेद है 120, जिसमें संसद की भाषा है, संसद में बोली जाने वाली जो भाषा है जो हिंदी बोली जाती है उसके लिए। 240 और इसके अलावा 343 से लेकर के 351 तक ये सारे के सारे अनुच्छेद किससे संबंधित है? हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं। आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज सुन लेनी चाहिए, याद हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हम लोग चलते हैं 22 नंबर सवाल पे। 22 नंबर सवाल है दोस्तों, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? इसने पूछा नहीं है। जाह्नवी है, सुरसरी है, सरिता नहीं है, बल्कि देवपगा तो है लेकिन सरिता नहीं है। सरिता तो नदी का पर्यायवाची होता है दोस्तों, सरिता किसका होता है? नदी का होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या पूछा कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो सरिता जो है वो नदी का है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 23 की तरफ। हमारा 23वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है? मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक कौन नहीं है? तो विजय देव नारायण ये मार्क्सवादी विचारधारा आलोचक नहीं है। कौन? विजय देव नारायण। ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हैं। अगला अभी हम लोगों ने देखा था कनुप्रिया। कनुप्रिया के लेखक कौन है? अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। नंद दुलारे वाजपेयी नहीं, मोहन राकेश नहीं पढ़ें, वीरेंद्र मिश्र नहीं पढ़ें, धर्मवीर भारती हमने पढ़ा था अभी। कौन सी और इनकी रचना थी? धर्मयुग हमने पढ़ा था। ठीक है ना दोस्तों, अंधा युग हमने पढ़ा था, सूरज का 7वां घोड़ा हमने पढ़ा था, और इसके अलावा कनुप्रिया, इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। अगला सवाल चलते हैं 25 नंबर सवालों पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 25 नंबर। 25वां सवाल है, नए इलाके में ये काव्य है, किसकी काव्य कृति है ये? नए इलाके में ये अरुण कमल की है। किसकी? अरुण कमल एक कवि हैं जिनकी लिखी गई कविता है नए इलाके में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख सकते हैं। नए इलाके में अरुण कमल के द्वारा लिखा गया है। साथियों, अभी तक हम लोगों ने 25 सवालों को सॉल्व किया है। 25 सवालों में आपने देखा होगा कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेशन है, आपके लिए प्रैक्टिस सेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इस वजह से आपने इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है दोस्तों, अभी 25 सवालों को और हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 10 से 12 सवाल ज़रूर यहाँ से देखने को मिल जाएं। आइए दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सवाल नंबर 26 की तरफ चलते हैं।
सवाल नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से या इनमें से आंचलिक उपन्यासकार हैं। कौन है जो आंचलिक उपन्यासकार हैं? तो आंचलिक उपन्यासकार में जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार जो है ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास है 27 नंबर। पाल गोमरा का स्कूटर, क्या पाल गोमरा का स्कूटर कहानी है ये? पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन हैं? तो लेखक है उदय प्रकाश। कौन है दोस्तों? उदय प्रकाश पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के कौन है? ये लेखक हैं। ये आप याद रख सकते हैं। 28 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। निषाद बांसुरी की रचना कौन सी विधा में है? यानी निषाद बांसुरी किसने लिखा है और ये क्या है? कहानी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है या ललित निबंध है? तो जवाब तो इसका हो जाएगा ये निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। कैसा निबंध है दोस्तों? ललित निबंध है। कौन? निषाद बांसुरी ललित निबंध है। लेकिन किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आपके कुबेरनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? कुबेरनाथ के द्वारा लिखा गया है। साथियों, इस तरह करते हुए हम लोगों ने 28 सवालों को देख लिया है। अब 29 नंबर सवाल देखेंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आपके भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। अगला सवाल 30 नंबर है। इंदुमती कहानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हिंदी की पहली कहानी का नाम क्या है? इंदुमती है। इसको किसने लिखा है? ये आपसे पूछा गया है। सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। तो इसे किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। किसने लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। क्या चीज़? इंदुमती की कहानी। इंदुमती कहानी जो है वो हिंदी की पहली कहानी है जिसे सरस्वती पत्रिका में सन 1900 में प्रकाशित किया गया था। किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई है। ये रहे आपके 30 सवाल। और भी सवालों को हम लोग देखते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों 31 नंबर। बुद्धू का कांटा कहानी। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी बुद्धू का कांटा नामक कहानी के लेखक हैं। अगला सवाल देखते हैं। कमल नयन, ग्रामर का सवाल आ गया, हिंदी व्याकरण का सवाल आ गया। कमल नयन में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। बहुब्रीहि समास। कैसा समास है ये? बहुब्रीहि समास है। कमल नयन बहुब्रीहि समास है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं जो है हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में आप जानते हैं द्वंद्व समास होता है। हानि लाभ विपरीत है। दीर्घ हो नहीं सकता, तत्पुरुष हो नहीं सकता, बहुब्रीहि हो नहीं सकता और ऑप्शन चौथा हो नहीं सकता। मतलब यहीं पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि हानि और लाभ में कौन सा समास है तो आप बताएंगे द्वंद्व समास है। कैसा समास है दोस्तों? द्वंद्व समास है। आइए अगला सवाल देखते हैं। हिंदी व्याकरण का ही अगला सवाल। न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। ये एक लोकोक्तियां हैं। इसका अर्थ बताना है कि ना नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। एक कहावत है। इसका अर्थ क्या है? असंभव कार्य। ऐसा यानी कोई ऐसा कार्य जो संभव ना हो उसे बोलते असंभव कार्य। अगला सवाल 35 नंबर सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से लोकोक्तियों को चुनिए। अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, गले पड़ना, अजगल गगरी छलकत जाए। तो ये एक लोकोक्ति है और बाकी तीनों क्या हैं? मुहावरे हैं। ठीक है दोस्तों, मुहावरे के अंत में अनिवार्य रूप से ना जुड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन जो लोकोक्तियां हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो अजगल गगरी छलकत जाए ये आपका है आंसर। दोस्तों कल के वीडियो में हमने आपको ये सवाल पढ़ाया था, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली एक कहानी है। किसके द्वारा लिखी गई है? एक बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला कहते हैं, उनके द्वारा लिखी गई कहानी दुलाई वाली है। और जो भी विद्यार्थी या जो भी हमारे भाई बहन नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो बंग महिला की जो कहानी है दुलाई वाली, वो नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगी हुई कहानी है। इस वजह से ये कहानी इंपॉर्टेंट हो जाती है और किसी भी परीक्षा के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, भूल गलती कविता के कवि कौन है? भूल गलती ये कविता है, इसके कवि कौन है? मुक्तिबोध हैं। कौन है दोस्तों? मुक्तिबोध हैं। भूल गलती कविता के कवि जो हैं वो मुक्तिबोध हैं। साथियों अभी तक हम लोगों ने 37 सवालों को देखा। अब हमारा अगला सवाल है 38 नंबर सवाल।
निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? बलचनामा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रतिनाम की चाची, ये सब सारी की सारी कहानियाँ का जो उपन्यास है ये कहाँ पे है? नेट जेआरएफ में है, ये भी है, ये भी है। और वरुण के बेटे, ये भी आपका उपन्यास नागार्जुन के है, लेकिन परती परिकथा, मैला आंचल, ये सारी के सारे जो किसके हैं? ये सभी उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? परती कथा। परती कथा, परती कथा किसकी है? ये है फणीश्वर नाथ रेणु जी की उपन्यास। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो जुलूस उपन्यास के लेखक हैं आपके फणीश्वर नाथ रेणु। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं वो जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। इनके कुछ और महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, ये सभी के सभी किसके हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यास हैं। अगला सवाल चलते हैं, बकरी नाटक कौन सा? बकरी नाटक के रचयिता कौन हैं? तो बकरी नामक जो नाटक है उसके रचयिता कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल शर्मा हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया बकरी नामक नाटक हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के पेपर में ये सिलेबस में ये लगा हुआ नाटक है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमारा है जो कि इम्पॉर्टेंट है, संस्कृति के 4 अध्याय मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसके द्वारा लिखा गया है या किसकी रचना है? ये तो रामधारी सिंह दिनकर जी की। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है दोस्तों, ये आपके 41 सवाल हुए। आइए कुछ सवालों को और देख लेते हैं ताकि ये 50 सवाल पूरे हो जाएं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? कौन सी इसमें से एक रचना है जिसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा हैं। तो भाषा और समाज, भाषा और समाज के रचनाकार कौन हैं? रामविलास शर्मा हैं। अगला सवाल 43 नंबर हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो किनको नहीं मिला ये पूछा गया आपसे। नरेश मेहता को मिला है, दिनकर साहब को यानी रामधारी सिंह दिनकर को मिला है, निर्मल वर्मा को मिला है, लेकिन नागार्जुन जी को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। 43 नंबर सवाल के बाद अगला सवाल हमारा 44 नंबर, मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो मगध कविता संग्रह के रचयिता है श्रीकांत वर्मा। कौन है दोस्तों? श्रीकांत वर्मा मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। 45 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। एक महत्वपूर्ण है ग्रामर का सवाल। 45 सवाल पे है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद होता है? इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। दोहा का विपरीत तो होता है दोस्तों सोरठा। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, रोला नहीं है, चौपाई नहीं है, छप्पे नहीं है, बल्कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं और आंसर क्या हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। सोरठा छंद जो होता है वो दोहा का विपरीत होता है। अगला सवाल है, काला जल कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो काला जल नामक उपन्यास के लेखक सानी हैं। सानी नाम के जो थे वो हैं, ये सांप्रदायिकता से संबंधित है। किससे? सांप्रदायिकता से संबंधित काला जल कथानक है। अगला सवाल है 47 नंबर। 47 नंबर सवाल है, नेताजी कहिन के लेखक कौन हैं? नेताजी कहिन के लेखक हैं आपके मनोहर श्याम जोशी। कौन है? MS जोशी, मनोहर श्याम जोशी नेताजी कहिन के लेखक हैं। अगला सवाल 48 नंबर, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो जैसा कि आप जानते हैं चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके पहले और दूसरे चरण में तथा तीसरे और चौथे चरण में तुक होते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो 16-16 होती है। कितनी होती है? चौपाई में 16-16 संख्याएं होती हैं। 49 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, गलत। राम ने रोटी खाई है, राम ने रोटी खाई है, यहाँ राम रोटी खाई, गलत। राम रोटी खा लिया, गलत, बल्कि राम ने रोटी खाई है। आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से 50 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनिए। संन्यास ऐसे नहीं लिखा जाता है, संन्यास कैसे नहीं, बल्कि संन्यास कैसे होता है? ऊपर बिंदी लगी होती है और आधा ना होता है, उसे संन्यास बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके 50 सवाल। अब हम लोग अगले में समास कौन सा है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीणा पाड़ी में बहुब्रीहि समास है। वीणा पाड़ी, वीणा है पाड़ी, पाड़ी अर्थात हाथ में, जिसके वह वीणा पाड़ी शब्द में बहुब्रीहि समास पाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, जैसे शूलपाणी, चंद्रशेखर, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी एग्जाम्पल्स हैं आपके बहुव्रीहि समास के। तो इन सभी को आप याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। कारण ये है कि कुछ भी आपको दे करके सवाल पूछा जा सकता है कि किसमें कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों जो कि इम्पॉर्टेंट है और आया हुआ है कि शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। ये कविता है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग पूरा देखेंगे कि ये किसके लिए है, किसने लिखा है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो रचना है ये रामविलास शर्मा की है। किसकी है? रामविलास शर्मा जी की ये रचना है। क्या है वो पूरी की पूरी कहानी, कविता क्या है? तो शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, इस दुनिया की कौन कहे, भव सागर में कौन बहे। ये पूरी कविता है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। इस पंक्ति को देकर के पूछा है कि इसके रचनाकार रचयिता कौन है। तो ये रामविलास शर्मा जी की एक पत्रिका है, हंस पत्रिका, उसमें इसका जो है संपादन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से, सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, ग्रामर से भी यानी व्याकरण, हिंदी व्याकरण भी आप अच्छे से तैयार करेंगे कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य इसमें या शुद्ध शब्द कौन सा है। तो हम लोग देखेंगे शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है। अभियंत्रिक गलत हो सकता है, कभी नहीं होगा ये, अभियंत्रिक नहीं होता, अभ्यांतरिक नहीं होता, आभ्यांतरिक नहीं होता, बल्कि क्या होता है? आभ्यंतरिक होता है। क्या होता है? आभ्यंतरिक, बड़ा आ रहेगा और उधर तरिक रहेगा, तो आभ्यंतरिक जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है हमारा, एक और पंक्ति दी गई है किसी कविता की, वो कविता के रचयिता कौन है, इसे देखना है। देखिए कविता क्या है दोस्तों? लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इस पंक्ति में इन पंक्तियों के सृजेता कौन है, अर्थात इस पंक्ति के जो है रचनाकार कौन है। पंक्ति क्या है? लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के जो है रचयिता हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है दोस्तों? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकता है EMRS 2023 TGT हिंदी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जो कि किसका था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। अगला सवाल हम लोग देखते हैं साथियों। हमारा अगला सवाल है पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है। इम्पॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर वादिराज। 4 ऑप्शन है, वीरंदनी, धनंजय, मुनिजिन विजय और वादिराज। तो इसका जवाब हो जाएगा वादिराज। वादिराज जो है वो पार्श्वनाथ चरित के लेखक वाजिराद हैं। वाजिराद एक प्रसिद्ध जैन कवि हैं जिनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी कुछ और रचनाएं ये दी गई हैं, आप इसे ध्यान से एक बार देख लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर पार्श्वनाथ चरित नाम के लेखक को पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे दें। अगला सवाल है दोस्तों कि जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण हैं? तो ये अलंकार है परिसंख्या अलंकार। तो परिसंख्या अलंकार का क्या होता है, उसकी परिभाषा भी हम लोग देख लेते हैं। जहाँ किसी वस्तु का अपने वास्तविक स्थान या सभी स्थानों से लोपाकार कहीं एक विशिष्ट स्थान पर आरोप किया जाता है, जिससे किसी विशेषता का प्रकाश होता है, वही परिसंख्या अलंकार होता है। कौन सा? परिसंख्या अलंकार होता है। तो ये जो उदाहरण दिया गया था, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, वह भूपाल में थी, ये जो उदाहरण है ये परिसंख्या अलंकार का उदाहरण है। कुछ हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण सवाल हैं इसमें, उसे आप जरूर देखें। अगला सवाल है दोस्तों, जहाँ राधा आनंद उदति निस्बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। तो
ये जो पंक्ति दी गई है ये किस अलंकार की है? तो ये जो पंक्ति दी गई है ये अलंकार है प्रतीप अलंकार। जहाँ राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहा अरविंद है कहाँ बापुरो चंद। ये कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। अगर आपसे पूछे कि प्रतीप अलंकार की परिभाषा बता दीजिए, तो परिभाषा है प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। यहाँ उपमा का उल्टा रूप दिखाया जाता है, जहाँ पर एक प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है दोस्तों, ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास है? मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? तो इसका जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास है। ऊट पटांग शब्द में तत्पुरुष समास पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है? इसमें एक अलुप तत्पुरुष समास इसे कहा जाता है, अलुप तत्पुरुष समास। साथियों, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले 23 तारीख के लिए, तो आप अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गुरुवे शब्द को सही अगर हम संधि विच्छेद करें तो गुरुधन वे नहीं, गुरुधन वे गलत हो जाएगा। गुरुधन ए नहीं बल्कि गुरोधन ए होता है। कौन सी संधि है ये? गुरोधन ए होता है। तो ये कौन सा कहलाएगा? गुरुवे कहलाएगा। गुरोधन ए, गुरुवे। गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद ये होगा, गुरोधन ए होगा। ओ और ऐ से मिलकर के औ होता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होता है? तो उसमें बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है? जो हम लोगों ने पहला सवाल देखा था वीणा पाड़ी, वही ये सवाल है कि इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अगला सवाल है दोस्तों, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले सवाल को समझेंगे आप। कलचुरी राजवंश से संबंधित 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण नहीं, कुबलय माला कथा, राउर बेली या वर्ण रत्नाकर? तो कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का जो वर्णन है वो है राउर बेली नामक कथा में है। लिखा किसने है? राउर बेली रोडा कवि के द्वारा लिखी गई 10वीं शताब्दी का एक चंपू काव्य है। कैसा काव्य है? चंपू काव्य है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जिसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन का मिलता है, नखशिख का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो ये कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो अमृतलाल नागर जी की जीवनी है ये। ठीक है दोस्तों, कथा शेष 1999 में इसका प्रकाशन होता है। ज्ञानचंद जैन अमृतलाल नागर से संबंधित हैं। इसके साथ साथ कुछ और तथ्य हम देख लेते हैं। पट वृक्ष की छाया में 2006 में इसका प्रकाशन होता है। कुमुद नगर जीवनीकार हैं और अमृतलाल नागर के संबंधित व्यक्ति हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 2004, ज्ञानचंद जैन भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित इसमें दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, इसे भी हम लोगों ने देख लिया है। हमारा अगला सवाल है, अंतःकरण की वित्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? ये बात किसने कही? किसका ये परिभाषा है? अंतःकरण की वित्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति हैं, इसे आप याद रखेंगे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में और हिंदी विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों, इसके बाद अगला सवाल है, बीती विभावरी जागिरी अंबर घन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये किस अलंकार का उदाहरण है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप कक्षा 10-12 सब में पढ़े होंगे आप इसको जो है बीती विभावरी जागिरी
अंबर घनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये जो है आपका रूपक अलंकार का क्या है, उदाहरण है। रूपक अलंकार में इसको कहा जाता है, इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयोग हुआ? तो आयुतम संस्कृत शब्द है, इसे याद रखेंगे 10,000 के लिए। 10,000 को गणनावाचक शब्द में जो आयुतम बोलते हैं, तो आयुतम 10,000 को बोलते हैं। लक्षम जो बोलते हैं, लक्षम 1,00,000 को बोलते हैं। और नियुतम या प्रयुतम 10,00,000 को बोलते हैं। ये तीनों याद रखिएगा, कुछ भी देकर के आपसे पूछा जा सकता है। तो 10,000 को क्या बोलते हैं? गणनावाचक शब्द में आयुतम बोलते हैं। 1,00,000 को क्या बोलते हैं? लक्षम बोलते हैं। और नियुतम या प्रयुतम 10,00,000 को बोलते हैं। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, मर गया दीपनाथ। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन हैं? कई बार आपके बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है और इस बार भी इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं कि आपके EMRS एग्ज़ाम में ये सवाल पूछ लिया जाए। मर गया दीपदान नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? चंद्रकिशोर जायसवाल। नाम याद रखेंगे, चंद्रकिशोर जायसवाल मर गया दीपनाथ इसके लेखक हैं। इसे आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। इनके कुछ और भी लेखक हैं, इनके कुछ और भी जो है प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में जो ये हैं, तो इनकी रचनाएं हैं, ये आप याद कर सकते हैं। दुखिया दास, कबीर और भी तमाम सारा। कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो नहीं शब्द को याद रखेंगे, किसका नहीं है? कर्णफूल, प्रवासी के गीत और सूल फूल, तो जितने फूल वाले ये सभी नरेंद्र शर्मा का संबंधित काव्य संग्रह है। लेकिन अपराजिता जो है ये नहीं है, ये रामेश्वर शुक्ल जी का है संग्रह। क्या है? रामेश्वर शुक्ल जी का अपराजिता जो 1939 में आया, इसका है। किसका? रामेश्वर शुक्ल की। लेकिन ये नरेंद्र शर्मा जी का ये तीनों हैं, इसे आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? ऊट पटांग। तो ऊट पटांग में भी क्या था? तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी में भी क्या है? तत्पुरुष समास है। तो ये ग्रामर है, कुछ याद रख सकते हैं। अगला सवाल, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इसे याद रखेंगे आप जरूर। ये सभी जो है नीलो नीलमा नीलोफर भीष्म साहनी की है। जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु, खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा को 1993 इसका प्रकाशन हुआ था। रविंद्र कालिया की बात करें तो 1982 और 84 में 2 भागों में इसका जो है प्रकाशन हुआ था। 1965 में जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का जुलूस और नीलमा नीलोफर 2000 में भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखे गए थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सभी सही हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? ये जरूर पूछा जाता है। ये सभी सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, ये सभी के सभी जो उपन्यास हैं ये प्रेमचंद जी के हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के। लेकिन विनय और सोफिया किस में आते हैं, किस उपन्यास में? तो रंगभूमि में। रंगभूमि जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, उसमें जो प्रमुख पात्र 2 पात्र हैं विनय और सोफिया हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो सात्विक नहीं है। रोमांच, कंप, प्रलय ये सभी सात्विक है, लेकिन विषाद जो है ये सात्विक नहीं, ये संचारी भाव हैं। विषाद क्या है? संचारी भाव हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है, इसे याद रखिएगा। जबकि अन्य सभी अनुभाव हैं। भाव का बोध कराने वाले कारण को ही अनुभव कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि विधा की दृष्टि से निम्नलिखित में रचनाओं में से 3 से भिन्न है, कोई एक है जो अलग है। तो मुर्दहिया, मणिकर्णिका और कितनी धूप में कितनी बार, ये तीनों जो है तुलसी राम, तुलसीदास और महीप सिंह, ये तुलसी राम, तुलसीदास, महीप सिंह, ये तीनों आत्मकथा हैं। क्या हैं? ये तीनों ऊपर की आत्मकथा हैं। लेकिन जो वट वृक्ष की छाया में, ये वट वृक्ष की छाया में ये जीवनी है, किसकी है? कुमुद नागर जी की है। कुमुद नागर जी की जीवनी है। वट वृक्ष की छाया में ये जीवनी है, तो ये अलग हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों क्या है? ये तीनों आत्मकथा, और ये क्या है? ये जीवनी है। ये जीवनी है और ये तीनों आत्मकथा है, इस वजह से ये आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है।
तो रामलीला ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला, ये तीनों मार्कंडेय जी का क्या है, कहानी है। अगला सवाल है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? तो सत्य हरिश्चंद्र था। भारत दुर्दशा तो बाद में आया, विद्या सुंदर और सती प्रताप ये बात की बात है। लेकिन सबसे पहले जिस पे अभिनय किया गया था भारतेंदु नाटक मंडली के द्वारा, वो नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। इस नाटक को याद रखिएगा। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत प्रथम नाटक सत्य हरिश्चंद्र 1875, जिसके नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। सत्य हरिश्चंद्र बांग्ला साहित्यकार क्षेमेश्वर कृत्य चंड कौशिक का अनुवाद है और यह 4 अंकों का नाटक है। ये नाटक याद रखिए क्योंकि हरिश्चंद्र जी का नाटक जो है वो नेट JRF में भी पूछा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? तो हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अबू सईद ने किया। किसने? अबू सईद ने किया। इन्होंने सबसे पहले हिंदी में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है 11वीं शताब्दी में। अबू सईद आधुनिक अफगानिस्तान के इतिहासकार थे। अगला सवाल है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखेंगे। यह है डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा मनुष्य पर डालता है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह का ये महत्वपूर्ण कथन है, इसे आप याद रखेंगे। कथन दे करके पूछा जा सकता है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओठ के द्वारा नहीं बोला जाता है जिसे। पा है, भा है, फा है, लेकिन धा जो है ये नहीं है। तो धा नहीं है तो धा कहाँ से बोला जाता है दोस्तों? तो धा को आप जानते हैं, धा जो है दंत से बोला जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, तुलसी गंग दुबो भय सुकबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये प्रसिद्ध कथन है भिखारी दास जी का। भिखारी दास जो है उनका है ये, भिखारी दास जी का, याद रखेंगे इसे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग जो कि EMRS के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गुरु नानक की माता जी का क्या नाम था? तो गुरु नानक की माता जी का नाम था त्रिष्पा। क्या था? तृप्ता नाम था। तो तृप्ता याद रखेंगे। गुरु नानक जी की देव जी की माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालूचंद खत्री था। ये सिख संप्रदाय के थे। अगला सवाल आया था एक बार दोस्तों कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन खा गए? आप जानते हैं शकुनी भी है, शकुंत भी है, लेकिन शंकुद द याद रखेंगे ये नहीं है। तो शंकुद नहीं है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है ये। ठीक है दोस्तों। और शंकुद जो होता है वो कनेर का पेड़ होता है, उसका अर्थ होता है कनेर का पेड़। अगला सवाल है दोस्तों, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लित्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1871 ईस्वी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। जिसका 1871 ईस्वी में पहली बार क्या हुआ, दूसरा संस्करण इसका आया। पहले संस्करण की बात करते हैं तो 1839 से 47 ईस्वी में हुआ था, ये याद रख सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से इन रचना के रचनाकारों के असंगत चयन कीजिए। तो हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल सही है। फूल नाम है एक त्रिलोचन का सही है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र ये सही है। और लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह, इनका नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो लोग भूल गए किसका है? तो ये है रघुवीर सहाय का। किसका है लोग भूल गए? रघुवीर सहाय का। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1982 ईस्वी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लोग भूल गए किसका है रचना? तो रघुवीर सहाय जी का है। ठीक है दोस्तों। तो शमशेर सिंह गलत हो जाएगा। तो साथियों कुछ ये सवाल थे, 20-25 सवाल हम लोगों ने देखा जो पार्ट ए के रूप में आज हम लोगों ने देखा। अभी हम आपको अगला पार्ट देंगे इसका, जिसमें और 20-30 सवाल हम लोग देखेंगे, ताकि अगर आप EMRS 2023 दिसंबर को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके 2-4-10 सवाल आपके सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार वीडियो प्रोवाइड की जा रही है हिंदी से संबंधित। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी है, और ऐसे ही हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। ठीक है दोस्तों। तो और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।